आपके माध्यम से सिर्फ मैं लोगों से ये कहूँगा कि जो भी रीडेवलपमेंट आप कराना चाहो, ध्यान रखें कि बिल्डर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो ये रीडेवलपमेंट जो करना है उसको बहुत हिफाजत के साथ करना चाहिए, वरना पता चला जो आपका आधा अधूरा घर है वो भी चला गया। कई बार लालच में आके वो एडवोकेट नहीं करते हैं, अपने हिसाब से एग्रीमेंट बनाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कई बार बिल्डर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उस समय एग्रीमेंट में जो एग्जिट क्लॉज होना चाहिए वो नहीं डालते हैं। बिल्डर्स के दलाल घूम रहे हैं, कुछ बिल्डर्स इस तरीके से जिनका खुद का अपना क्रेडेंशियल नहीं है, वो राइट्स लेने के चक्कर में सोसाइटीज़ के ऑफिस बेरर्स को, जिनको रूल कायदा नहीं पता है, उनको गुमराह कर देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिपेयर करके नहीं हो सकता है, तो सोसाइटीज़ के पास में अपना पावर है, वो सोसाइटीज़ उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। कानून बोलता है कि फाइनेंस करता है, लेकिन जब आप मांगने जाओ तो 1 रुपया फाइनेंस बिल्डर डेवलपर को करता नहीं है। मुंबई के मीरा रोड और अन्य इलाकों में कई लोग रीडेवलपमेंट के नाम पर ठगी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें सपना दिखाया जाता है कि उनका घर तोड़कर एक टावर बनाया जाएगा, लेकिन वास्तव में उस जगह टावर बनना संभव नहीं होता है। लोग अपना घर बिल्डर को दे देते हैं और फिर ठगे जाते हैं। इस समस्या को समझने के लिए श्रेष्ठ भारत ने पीड़ित बिल्डर और स्थानीय नेताओं से बात की। हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह लोगों को इस ठगी से बचाया जा सकता है और किस तरह लोगों का आशियाना उजड़ने से रोका जा सकता है। आपकी बिल्डिंग का जो इशू है, जो मुद्दा है, वो क्या है? हमारे बिल्डिंग का ये मुद्दा है सर कि रीडेवलपमेंट में जाए तो अच्छी बात है सबके फ़ायदे के लिए, लेकिन बिल्डर ऐसा होना चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए और जो लोगों की सुविधा जो चाहिए वो उसे मिलनी चाहिए। फाइनेंशियली मतलब बैंक गारंटी होनी चाहिए, अच्छी जो भी सुविधा होती है वो मिलनी चाहिए हम लोगों को। बस करीब 3-4 साल से इशू हो रहा, पहले क्या था, वो क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये सर कुछ है ना, हमारा ये 3-4 साल से नहीं है, एक्चुअली ये 10 साल से प्रॉब्लम है। हाँ, इसके पहले भी कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ये हमारा बिल्डिंग रुकवाया था कुछ कारण की वजह से। अभी भी ऐसा ही है, अगर मुझे तो लगता नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये रीडेवलपमेंट में जा रहा है और जो बिल्डर है वो भी कैपेबल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने उसका नाम सुना ही नहीं है अभी तक कि ये बनेगा। तो मुझे वही बैंक गारंटी वगैरह और जो चाहिए वो मिलनी चाहिए। जो लोग रहते हैं सोसाइटी में, सारे लोग मिलकर भी ऐसे कैसे धोखा खा जाते हैं? जैसा कि कुछ लोगों का ऐसा है ना, कुछ लोगों बातों में आ जाते हैं कि हमें इतना 20% मिलेगा, 40% मिलेगा, जबकि यहाँ होता ही नहीं है। अगर हमने जो एरिया यूज़ किया है ना सर, यूज़ करने के बाद जो बचेगा उसमें कहाँ मिलेगा आपको? आपको मिलेगा नहीं ना, इतना TDR भी नहीं होता आपको, वो मिलना चाहिए ना उतना कि आपके एक्स्ट्रा। लालच में फंस जाते हैं। यस सर, ये लालच में है, 20% के लालच में है। हमने स्थानीय नेताओं से भी बात की, जिन्होंने बताया कि कैसे वे इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वे जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि रीडेवलपमेंट के नाम पर ठगी ना हो, लोगों का आशियाना बचा रहे। यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, एक शहर की, चाहे मीरा रोड की कहूँ या बम्बई की कहूँ, बिल्डिंगें जो होती हैं पहले ग्राम पंचायत के वक्त की बिल्डिंगें हैं, जूनी बिल्डिंगें हो जाती हैं, जर्जरी हो जाती हैं, डिलेपिएटेड हो जाती हैं, रिपेयर के काबिल नहीं बचती। तो ऐसे बिल्डिंगों के लिए लोग फिर रीडेवलपमेंट का सोचते हैं। बहुत अच्छी बात। रीडेवलपमेंट के लिए बेसिकली कायदा आया है नया। अभी 2020 के अंदर जो नया UDCPR आया, यूनिफाइड जो एक्ट आया है, डेवलपमेंट का एक्ट, उसके हिसाब से रोड की वृत्त के हिसाब से आपकी बिल्डिंग रीडेवलप हो सकती है। ज़रूरी है कि आपकी बिल्डिंग कम से कम 9 मीटर के रास्ते पर हो, और अगर 9 मीटर के रास्ते पर नहीं होगी तो आपको रीडेवलपमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि जितना बड़ा रास्ता उतना वो FSI बढ़ता चला जाता है। 9 मीटर से लेके आपका अगर 30 मीटर तक का रास्ता है तो 0.2 से लेके वो चलता बढ़ता जो है 0.3 तक और 0.4 तक, कई जगह पर एंसेलरीज ऐड करके 0.5 तक, 6 तक जाता है। जैसे मेट्रो वगैरह के अगर करीब है तो मेट्रो का भी बेनिफिट होता है। तो बिल्डिंगें बड़ी बन सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हम जो ये काम करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो वो कौन बनाएगा। सबसे पहले तो लैंड कन्वेंस। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की सबसे बड़ी ज़रूरत इसके अंदर ये होती है कि वो कन्वेंस पहले करा के लें। लैंड कन्वेंस हो,
100% लैंड कन्वेंस करने के लिए आपके एग्रीमेंट लगते हैं रजिस्टर्ड। किसी का भी एग्रीमेंट जो है जो बिना स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना वो स्टैम्प ड्यूटी सोसाइटी को भरने को आती है। कन्वेंस हो जाता है तो आपकी लैंड आपके नाम पर सोसाइटी के नाम पर हो सकती है, यानी कि जो भी बिल्डर आपके पास आएगा उसके साथ आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, आपका पल्ला हमेशा भारी रहेगा। तो इस तरह से जो है ये रीडेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। आपको एक अच्छा पीएमसी अपॉइंट करना है, अच्छा आर्किटेक्ट होना चाहिए जो पीएमसी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। उसके बाद का प्रोसेस फॉलो करना है, रजिस्ट्रार के पास से परमिशंस लेनी पड़ती हैं, एजीएम आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, 51% लोग तैयार होनी चाहिए इस काम के लिए। तो ये रीडेवलपमेंट जो करना है उसको बहुत हिफाजत के साथ करना चाहिए, वरना पता चला जो आपका आधा अधूरा घर है वो भी चला गया। बहुत जगह से कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं या सुनने को मिलता है कि लोग ठगे गए। उनको सपना दिखाया गया कि आपकी बिल्डिंग तोड़ेंगे, हम यहाँ पे 22 माले का टावर बना देंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे रातों रात। उनका घर तोड़ दिया जाता है, उनको कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर उनको ना किराया मिलता है और ना ही उनको घर मिल पाता है। इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता के लिए आप जैसे लोग जो लोकल नेता होते हैं, आपके पास भी शिकायतें आती होंगी, इस तरह देखते होंगे, वो क्या करते हैं, किस तरह? मुजफ्फर भाई ने बहुत अच्छा मुद्दा आपने पूछा मुझे। मुजफ्फर भाई ने अपने विधानसभा के चुनाव के प्रचार में लोगों से वादा किया था कि मैं आपको कन्विंस के लिए मदद करूँगा। मुजफ्फर भाई ने अपने सारे ऑफिस के अंदर, जो हमारा कांग्रेस कार्यालय है, चाहे बहिंदर हो, मीरा रोड हो, शांति पार्क है, बहिंदर ईस्ट वेस्ट में है, उत्तन में है, वहाँ पर लीगल सेल डेवलप किया है कि लोगों को बताने के लिए कि इसका सिस्टम कैसा है, रीडेवलपमेंट का कन्वेंस कैसे लिया जाए। उन्होंने लॉयर्स को बिठाया है जिसके पास आपको अपॉइंटमेंट लेना है और आके उनको पूछना है कि किस तरह से करना है, तो वो उनको आपको जो है पूरा प्रोसेस समझा देंगे, जिससे कम से कम ये तो होगा कि आपको जानकारी मिलेगी कि हमको कन्वेंस कैसे करना है और रीडेवलपमेंट कैसे करना है। आपके माध्यम से सिर्फ मैं लोगों से ये कहूँगा कि जो भी रीडेवलपमेंट आप कराना चाहो, ध्यान रखें कि बिल्डर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। दूसरा, उसके पहले उसने अच्छे खासे प्रोजेक्ट बनाए हो, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बनाए हो। कोई भी उठकर आता है कि मैं आपकी बिल्डिंग बना दूंगा, ऐसे इंसान को आप अपना ये काम कभी ना दे, वरना आपका नुकसान हो सकता है। जो आधा अधूरा घर आपके पास है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं मीरा रोड के गीता नगर इलाके में। हमारे साथ पूर्व कॉरपोरेटर हैं फरीद कुरैशी। कुरैशी साहब, ये बताइए कि कॉरपोरेटर आप यहाँ के रह चुके हैं, अभी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे रीडेवलपमेंट को लेकर, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जंजाल से निकाला जाए? रीडेवलपमेंट का मुद्दा, पहली बात तो इस शहर का ये जो हिस्सा है इसके डेवलपमेंट का ही बहुत बड़ा एक टास्क रहा है। मेरे कॉरपोरेशन में रहने के वक्त जब मैं यहाँ का कॉरपोरेटर था, तो आप देखेंगे जैसे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, जो सीवरेज लाइन वगैरह आप जो देख रहे हैं, ये जैसे यहाँ पर है और पीछे भी आप देखोगे तो सीवरेज लाइन वगैरह जो है यहाँ पर, इसमें दो तरीके की सीवरेज लाइन्स रही है। एक तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो गवर्नमेंट ने पास किया था, 450 करोड़ से शुरू होकर वो प्रोजेक्ट आज हज़ारों करोड़ में पहुँच चुका हुआ है। और एक स्टॉर्म वाटर ले जाने के लिए एक रेगुलर ड्रेनेज था। लेकिन जब हम अंडरग्राउंड सीवरेज यहाँ पर बना रहे थे तो कॉरपोरेशन ने साफ तौर पे इनकार कर दिया था कि हम इस एरिया को अंडरग्राउंड सीवरेज में कवर नहीं कर सकते। रीज़न उनका ये था कि बहुत तंग छोटी गली है, छोटा रोड है, अगर हम इस पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए डिगिंग करेंगे तो आजू बाजू के बिल्डिंगों को नुकसान पहुंच सकता है, दीवारें गिर सकती है, फाउंडेशन को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरीके की तमाम रीजंस कॉरपोरेशन की उस ज़माने में रही। हमने उसको रिस्क लेकर, बहुत टेक्निकल पार्ट्स को उनके लोगों को साथ में लेकर किसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा ड्रेनेज बना पाए हम लोग, जो बहुत ज़रूरी था यहाँ के शहर के इस हिस्से को कवर करने के लिए। ऐसे हालत में जहाँ ड्रेनेज बनाना मुश्किल है, वहाँ पर अगर रीडेवलपमेंट करके बिल्डिंग बनाने की अगर बात हो जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए हाई राइजेस को, अभी कोई भी डेवलपर अगर यहाँ पर बनाएगा, रीडेवलपमेंट करके अगर कोई टावर बनाएगा, तो जाहिर बात है कि वो 10 माला, 15 माला, 12 माला, 20 माला बनाएगा। आप देख रहे हैं 3-3, 4-4 माले की बिल्डिंगें हैं। अगर ये 3-4 माले की बिल्डिंगों को अगर 10 माला, 12 माला बना दिया गया, यानी इस पे लोड बढ़ेगा, ट्रैफिक मूवमेंट बढ़ेगी, गाड़ियों के लिए पार्किंग का मसला हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होने वाली। अब ये छोटी गलियों के पर
ये इस तरीके का रीडेवलपमेंट पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्डर्स के दलाल घूम रहे हैं, कुछ बिल्डर्स इस तरीके से जिनका खुद का अपना क्रेडेंशियल नहीं है, वो राइट्स लेने के चक्कर में सोसाइटीज़ के ऑफिस बेरर्स को, जिनको रूल कायदा नहीं पता है, उनको गुमराह कर देते हैं। LOI ले लेते हैं, इंटेंट ले लेते हैं, अब वो इंटेंट के पेपर्स घूमते रहते हैं। कुछ जगहों पे तो कुछ बिल्डर्स ने इस तरीके का स्टेप्स लिया कि बिल्डिंगों को तोड़ दिया, डेमोलिश कर दिया, आधी डेमोलिश कर दिया। अब वो ना बन पाती है, लोगों के पास जो अपना घर होता है वो भी चला जा रहा है। तो टेक्निकली ये फिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट के GR के हिसाब से 9 मीटर का कम से कम रोड चाहिए ही चाहिए। अभी आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या 9 मीटर का रोड है, या ये डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट पॉसिबल है क्या? तो लोग गुमराह हो रहे हैं, लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, इस पे रोक की कोशिश चल रही है। एक चीज़ और है फरीद भाई के, जैसे 4 माले की बिल्डिंग है, कभी ना कभी तो पूरी होगी, हम मतलब ख़राब होगी, जर्जर होगी। हमने देखा मीरा रोड में बहुत सारी बिल्डिंग यहाँ पर भी जर्जर स्थिति में है। तो जब 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 वो टूटेगी तो उसको कौन बनाएगा, कैसे बनेगी? फिर वो उतनी सोसाइटी बनी हुई है ना, सोसाइटी फंड अभी हमारी बिल्डिंग है, आज से 50 साल पुरानी है, जर्जर हो चुकी थी, हमने बनाया उसको, वापस सही किया सारी विंग को। ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें। देखिए ऐसा है कि रीडेवलपमेंट ही सोल्यूशन नहीं है, रिपेयरिंग इज द सोल्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन इज द सोल्यूशन। अभी सोसाइटीज़ को अगर रीडेवलपमेंट के अलावा अगर जाना चाहे तो सबसे पहला, अगर आपकी बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है तो वो फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिपेयर करके नहीं हो सकता है तो सोसाइटीज़ के पास में अपना पावर है, वो सोसाइटीज़ उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। रिकंस्ट्रक्शन का रूल क्या है? रिकंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है, प्लान पास करने के लिए वो मदद कर रही है। दूसरी चीज़ है कि जिन सोसाइटीज़ के पास फंड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स का ऐसा कहना है कि बैंकों को उन्होंने डायरेक्शंस दिया है कि आप इनको फंड करें। तो जब सोसाइटी के पास अपने पास में ऑप्शन है तो किसी और के लालच में जाके कि 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट 3 बेडरूम हॉल किचन का हो जाएगा, हमें 1 बेडरूम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, हमको पैसा कॉर्पस फंड मिल जाएगा, ये सिवाय गुमराह करने के, चीट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये उसी का एक जरिया है। सोसाइटी के पास रिकंस्ट्रक्शन का सबसे बेहतरीन सेफेस्ट ऑप्शन है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या रीडेवलपमेंट में जाना है तो रेप्यूटेड बिल्डर जिसका बैलेंस शीट के अंदर ताकत होवे, जिसके पास में जिसका प्रोफाइल पे ताकत होवे। ऐसा यहाँ पर जाते हैं टाइपिंग सेंटर्स पे, लेटर हेड के पर 500 रुपये में लेटर हेड बना लेते हैं, सोसाइटी को प्रपोजल दे देते हैं और ये फंसा देते हैं लोग। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए कन्वेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, कन्वेंस किसी भी सूरत में एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसीलिए है कि आपका मालकाना हक हो जाता है। आप उस जगह के साथ साथ आप उस बिल्डिंग की भी मालिक हो जाते हैं। देखिए, अब सोसाइटीज़ का नॉर्म्स में क्या है, आप शेयर होल्डर हो, मालिक सोसाइटी होती है। मैंने अगर फ्लैट खरीदा भी है, मैं फ्लैट का मालिक नहीं हूँ, मैं वो शेयर होल्डर हूँ, क्योंकि मुझे शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेरे पास में उस शेयर सोसाइटी अलॉट करती है। तो सोसाइटी को मालकाना हक उस ज़मीन का लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और एक्सपेक्ट है, वो लेना ज़रूरी है। 3 स्टेजेस हैं बिल्डिंग के लाइफ में। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप रिपेयर कर लीजिए उसको, आप उसकी 10 साल की लाइफ बढ़ा लीजिए। तो आने वाले समय में आपको सरकार की तरफ से और क्या नई नई योजनाएं आती हैं, उसका लाभ हो सकता है। नहीं हो रहा है, रिपेयर से होने जैसा नहीं है, तो रिकंस्ट्रक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रिकंस्ट्रक्शन मोर इम्पॉर्टेंट है। आप उसके म्यूनसिपलिटी से प्रॉपर परमिशंस लीजिए, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आप रिकंस्ट्रक्ट करें। फंड आप लोग रेज कर सकते हैं खुद, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप लोन ले सकते हैं, और वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स फ्लैट ओनर्स बैंकों को भर के आपकी बिल्डिंग पूरी की पूरी नई होकर 25 साल की लाइफ हो सकती है आपकी बिल्डिंग की फिर से। तो रीडेवलपमेंट ही ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर रीडेवलपमेंट में आप जा रहे हैं तो आपको वो सारे नॉर्म्स देखना पड़ेगा कि आप टेक्निकली आप उसके लिए फिजिबल हो या नहीं हो। सिवाय इसके के लालच के चलते आप लोग, सोसाइटीज़ के लोग या कुछ कमिटी मेंबर्स या कोई दलाल या कोई इस तरीके के लोग मिसगाइड करते हैं और मिसगाइड होते हैं सोसाइटी के लोग, तो ये सिवाय नुकसान के और कुछ होता नहीं है। आम लोगों को ठगी से बचाने के लिए महाराष्ट्र में रेरा कानून बनाया गया। रेरा कानून, जिसे महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी महारेरा के नाम से भी जाना जाता है, ये रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। यह कानून रियल एस्टेट एक्ट 2016 के तहत बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। रेरा की इसमें बहुत अहम भूमिका है। रेरा
ने बहुत सारे अच्छे नियम भी बना रखे हैं इसमें। जैसे अगर कोई बिल्डर कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उस प्रोजेक्ट का पैसा किसी और प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकता, एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ता है जिसमें सारा पैसा वहाँ से जो भी बुकिंग या जो कुछ भी आता है वो उसी अकाउंट में रहेगा। उसका मिसयूज़ पहले बहुत होता था, वो अब नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आपके पास रेरा नंबर नहीं है आप बुकिंग नहीं कर सकते, आप एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते हो उस अपने फ्लैट्स का, तो वो एक बहुत अच्छा है। पहले लोग बुकिंग कर लेते थे बहुत सारा और रेरा नंबर होता ही नहीं था उनके पास, ये तब नियम भी नहीं था और रेरा के जो कंट्रोल थे वो भी नहीं होते थे। तो जैसे बुकिंग किया उन्होंने, सारा पैसा आ गया, वो पैसा वो कहीं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते थे, कहीं और ज़मीन खरीद लिया और वो ज़मीन समझो अटक गई किसी कारणवश, तो पैसा तो उनका वहाँ चला गया, कंस्ट्रक्शन के उनके लिए उनके पास पैसा ही नहीं होता था। इस चक्कर में जो बायर है उसकी प्रॉब्लम हो गई, सालों साल तक प्रोजेक्ट बंद रहता था। जो अटकी हुई बिल्डिंगें हैं उसमें प्रॉब्लम, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। रेरा ने तो अपने कंट्रोल लगा रखे हैं, लेकिन रेरा का पार्ट तो तब शुरू होगा कि जब वो एग्रीमेंट वगैरह होने के बाद, जब वो IDCC वगैरह लेंगे, उस टाइम पे रेरा का चालू होता है कि भाई कंस्ट्रक्शन करने से पहले या बुकिंग करने से पहले आपको रेरा नंबर लेना है। तो वो तो बात की भूमिका हो गई, लेकिन पहले क्या होता है जब ये बिल्डर सोसाइटीज़ के साथ एग्रीमेंट करते हैं उस वक्त जो सोसाइटी कमेटी होती है कई बार लालच में आके वो एडवोकेट नहीं करते हैं, अपने हिसाब से एग्रीमेंट बनाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कई बार बिल्डर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उस समय एग्रीमेंट में जो एग्जिट क्लॉज होना चाहिए वो नहीं डालते हैं। कई सारे एग्जिट क्लॉज हैं जो बहुत ही कंपलसरी हैं। जैसे कि अगर आपने एग्रीमेंट किया है बिल्डर के साथ तो उसमें आपको एक क्लॉज तो ऐसा रखना ही चाहिए कि भाई 1 साल या 1.5 साल, समझो 1 साल का पीरियड और 6 महीना आपको ग्रेस पीरियड हम दे रहे हैं कि 1.5 साल में अगर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया, जो भी परमिशंस आपको लेनी है, IDCC जो भी लेना है वो आपने कंप्लीट करके 1.5 साल में अगर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया तो आपको बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई नोटिस दिए आपको इस प्रोजेक्ट से हटा के हम दूसरा बिल्डर ला सकते हैं। तो ये क्लॉज नहीं होने की वजह से वो बिल्डर हटा नहीं पाते हैं और बिल्डर की प्रॉब्लम ये है कि किसी भी कारण से कुछ प्रोजेक्ट अटक गया या उसके फाइनेंसर नहीं आ रहे हैं या कुछ किसी भी कारण से वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाता है, या कोई लिटिगेशन आ गया तो अलग ही बात हो गई, लिटिगेशन में अटक गया मैटर। पार्टनरशिप में था तो पार्टनर की वजह से गड़बड़ हो गई, उसकी वजह से अटक गया मैटर, सालों साल तक पड़ा रहता है फाइनेंस के चक्कर में। लेकिन अगर सोसाइटी के पास ये पावर होगा कि 1.5 साल में आपकी चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, 1.5 साल में अगर आपने काम शुरू नहीं किया और इतने टाइम में ख़त्म नहीं किया, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1.5 साल में शुरू कर दिया, वो बोले हाँ ये क्लॉज हमने डाल दिया है, ख़त्म करने का क्लॉज ही नहीं डाला है। तो ये भी होना चाहिए कि 1.5 साल में आप काम शुरू करेंगे और 3 साल 4 साल जैसा प्रोजेक्ट हो, जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो, इतने में आप काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद एक 6 महीने का ग्रेस पीरियड। अगर नहीं करते हैं तो भी आपने आज तक जो भी पैसा लगाया है, या तो उसका हिसाब हो, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद कोई भी बिल्डर जाना नहीं चाहता है, तो उतना जो पैसा लगाया है आपने दूसरा बिल्डर हम ला सकते हैं अपनी हिसाब से, और एक ऑडिट होगा, जो पैसा वाजिब निकलेगा वो पैसा उतना दे के आपको उस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि हमारे पास हमेशा कोई भी सोसाइटी या रीडेवलपमेंट के लिए जब आप जाते हो तो कोई भी सोसाइटी जो होती है उसके पास पावर हमेशा हाथ में होना चाहिए कि मैं बिल्डर बदल सकूं। श्रेष्ठ भारत ने लोकल बिल्डर से भी बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरह बिल्डर्स कई बार नाकाम हो जाते हैं बिल्डिंग को रीडेवलप करने में, क्योंकि ढेरों इमारतें ऐसी हैं जो 10 सालों से भी ज़्यादा से बन रही हैं मगर काम मुकम्मल नहीं हुआ है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं। डेवलपमेंट के रूल्स क्या हैं? जैसे आपने भी रीडेवलप की है बिल्डिंग्स, लोगों को ये कहा जाता है कि आपको किराया दिया जाएगा, आपको बिल्डिंग इतने समय में दी जाएगी, आपको 35% या कुछ ज़्यादा जितना भी आपका एरिया वो दिया जाता है। ये सब रूल्स क्या हैं, थोड़ा बता। देखिए, रूल्स तो नहीं है, एक पैटर्न नॉर्म्स बोल सकते हैं आप इसको। इसमें मामला ऐसा है सर कि आपकी बिल्डिंग पहले अगर वो ओसी वाली बिल्डिंग है तो उस पर बेनिफिट हम थोड़ा मेंबरों को ज़्यादा देते हैं। अगर समझ लीजिए उस पर ओसी नहीं है और पहले जो बिल्डर ने या डेवलपर ने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया था तो फिर वो उतना लॉस हमको भी बर्दाश्त करना पड़ता है, तो साथ में टेनेंट को भी करना पड़ता है, तो परसेंटेज उनका ऑब्वियसली कम हो जाता है। बात रही रेंट की, तो रेंट तो हम हर आदमी को देते हैं,
जब तक हमारा प्रोजेक्ट 2.5 साल या 3 साल नहीं कंप्लीट होता है, जिस दिन हम तोड़ते हैं उस दिन से लेने के बाद जब तक हम उसको पोजीशन नहीं देते नए मकान का, तब तक का रेंट भरते हैं। शिखानी साहब, एक चीज़ और है, कई लोगों को हमने देखा है खुद से अपनी आंखों से, कई बिल्डिंगें बनते बनते रुक जाती हैं। बहुत सारे लोगों को सपना दिखा दिया जाता है कि साहब आपका बिल्डिंग तोड़ेंगे, हम आपको 22 माले का टावर बना देंगे, रुक जाता है, नहीं हो पाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? मतलब बिल्डिंगें बनते बनते रुक क्यों जाती है? किसी आदमी का घर कैसे हाथ से चला जाता है? इसमें थोड़ी सी भूल जो है मैनेजिंग कमेटी की होती है। मैनेजिंग कमेटी जो है ना, वो आने वाले डेवलपर को देखती नहीं है, उसका प्रोफाइल देखती नहीं है कि उसने पहले कितने काम किए हैं, क्या स्पीड से किए हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है। किसी भी रास्ते चलने वाले जो आजकल दलाल भी बिल्डर हो गए, वो दलाल क्या करता है कि इनको सपने दिखाता है, हमारे से ज़्यादा एरिया देने का वादा करता है, हमसे ज़्यादा रेंट देने का वादा करता है, और पता नहीं और इंटरनली वो क्या करता है, जिसके वजह से बिल्डिंग तो उसके पास आ जाती है लेकिन उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है। तो कैपेसिटी नहीं होने के वजह से वो क्या करता है, पहले तो बिल्डिंग ले लेता है, फिर वो फाइनेंसर इन्वेस्टर मार्केट में ढूंढता रहता है, या फिर वो प्रोजेक्ट तैयार करके हमारे जैसे डेवलपर को खुद का ओन लेकर दे देता है। वो आदमी मिलने के लिए वक्त लग जाता है। जब तक मैं, और अभी समझ लीजिए आज जो भी मार्केट में प्राइस चल रहे हैं, अगर उस पर और प्लस नहीं हो जाएगा जो वो दलाल का प्रॉफिट जोड़ने के बाद, तब तक का मैं इंतजार करूंगा रेट का। साल 2 साल उसी में निकल जाता है। तो ये तो कमेटी का काम है कि कमेटी उस आदमी को दे जो खुद बनाए, ना कि प्रोजेक्ट आपसे लेकर किसी दूसरे डेवलपर को अपना प्रॉफिट जोड़ कर दे दे। बैंक फाइनेंस करता है? बोलने के लिए कानून बोलता है कि फाइनेंस करता है, लेकिन जब आप मांगने जाओ तो 1 रुपया फाइनेंस बिल्डर डेवलपर को करता नहीं है, 1 रुपया नहीं देता है। मुंबई में रीडेवलपमेंट के नाम पर ठगी का शिकार होने वाले लोगों की कहानी बहुत दुखद है। कई बार कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए आम लोगों को ठगी का शिकार बना देते हैं, तो कई बार कुछ लोग खुद ही लालच में फंस जाते हैं। लेकिन श्रेष्ठ भारत को उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान जल्द ही निकलेगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।